अच्छा, लेक्चर वन है हमारा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एसे के हवाले से कि एसे में जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, आप लोग लगता है ऐड होते जाओगे और इंटरप्ट करोगे साथ साथ। खैर, ठीक है, सबसे पहले देखें, कॉमन सी बात है आउटलाइन। ठीक है, जनरल आउटलाइन का मतलब है कि हमने ऐसे में लिखना क्या है। उसके बाद इंट्रोडक्शन का पहला पैराग्राफ, एक पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का और एक होता है कंक्लूजन का। इसके अलावा जितने भी पैराग्राफ होते हैं उसको हम कहते हैं बॉडी पैराग्राफ। ठीक है, तो हम आउटलाइन पे भी एक लेक्चर अलग से बनाएंगे और दो तीन ऐसे की प्रैक्टिस भी करेंगे अलग से। तो ये आउटलाइन होगी, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने आउटलाइन से ही लिख ली है तो फिर उसके बाद आपने पूरा ऐसे को कंटिन्यू करना है। इंट्रोडक्शन यानी कि हर पैराग्राफ की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपनी एक अहमियत है। चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो डिफरेंट बाकी पैराग्राफ्स हों, क्योंकि बाकी पैराग्राफ से ही आप एक्सटेंड करते हो अपने ऐसे को। और कंक्लूजन, ये भी इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि लास्ट जो पैराग्राफ है एग्जामिनर पढ़ता है वो कंक्लूजन होता है। अगर उसको पिछले जितना भी पूरा ऐसे जितना हमने लिखा है वो उससे इम्प्रेस हो गया हो, लेकिन कंक्लूजन में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, इम्प्रेसिव ना हुआ, तो वो जाहिर है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। कहते हैं ना, वो जैसे वैसे कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो लास्ट इम्प्रेशन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि क्योंकि एक इंसान जिसके साथ हम चाहे जितनी मर्जी नेकी करें, अगर थोड़ा सा उसके साथ कुछ गलत हो जाए इत्तफाकन भी, तो जितनी भी हमारी नेकी है सारी वैनिश हो जाती है। ठीक है, खैर, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन। ठीक है, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, आउटलाइन जो कि हम किसी भी ऐसे के स्टार्ट में लिखते हैं, पहले तो एक रफ एस्टिमेट बनाएंगे हम। ठीक है, जब ऐसे लिखने लगेंगे तो किसी रफ पेज पे, जो पेपर है हमारा, उसके आखिरी पेज पर हम एक रफ थोड़े थीम बना लेंगे कि इसके अंदर हमने ऐसे के अंदर ये लिखना है, डिफरेंट ऐसे के अंदर। इसके अलावा जब हम आउटलाइन ड्रा करेंगे तो वो कंप्रीहेंसिव भी हो सकती, मतलब कंप्रीहेंसिव होनी चाहिए, सॉरी। कंप्रीहेंसिव का मतलब है कि वो एक जो स्टेटमेंट हो, एक लाइन हो या वो पूरी आउटलाइन हो, उससे हमें क्लियर हो जाए कि यार इस ऐसे में ये चीज लिखनी है, ये सेंटेंस ये बात कहना चाह रहा है। ठीक है, जिस तरह के सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ऐसा ना हो एक एक वर्ड की, दो दो वर्ड्स की आउटलाइन नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, वो क्वेश्चन भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, लेकिन उसमें समझ आ रहा हो कि बात कही क्या है। ठीक है, इसी तरह उसमें लॉजिक भी हो, स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन हो। स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन का मतलब है, आपने मिसाल के तौर पे, क्योंकि हमारी जो बॉडी पैराग्राफ की आउटलाइन बन रही है ना, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की तो आउटलाइन नहीं बनेगी। तो स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन की मतलब ये है कि आपने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देनी है। जिस तरह नेशनल लेवल के एग्जाम्पल, इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्पल्स, सोशल एग्जाम्पल्स, पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स, इकोनॉमिकल एग्जाम्पल्स। तो ये प्रोग्रेशन है। आप एक, पहले आपने इंटरनेशनल एग्जाम्पल दे दी, फिर आपने नेशनल लेवल की एग्जाम्पल दे दी, फिर आपने लोकल लेवल की एग्जाम्पल दे दी। ठीक है, तो इस तरह, या आपने हिस्ट्री से कोई एग्जांपल दे दी, केस स्टडी बताई, फिर कॉन्टेम्पोरेरी करंट बता दिया आपने, तो ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन है। इसी तरह जो आउटलाइन है वो उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, रीडेबल, इजीली रीडेबल हो। आइडेंटेशन और सिंटेक्स आपका ठीक होना चाहिए। आइडेंटेशन और सिंटेक्स, ठीक है, ये भी मैं आउटलाइन जब करवाने लगूंगा ना तो उसमें प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। बस आप ये समझ लें, जिस तरह ये एक दो तीन चार, ठीक है, ये हैं। और अगर हम, सॉरी ये अभी पिक नहीं कर रहा। आप देख, नहीं वो कुछ लिखना तो। चले, ये अभी सही तरह उठा नहीं रहा। देखें, ऊपर मैंने एक दो तीन चार डाला है ना।
1 2 3 4 5 6, उसके बाद मैंने ये नेक्स्ट आइडेंटिशन डाल दिए। तो इसमें देखें, अगर ये जो रोमन्स में मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये 0.6 का, ठीक है, ये सब हेडिंग्स हैं। एक बात। अच्छा, दूसरी बात, ये इसको कहते हैं आइडेंटेशन। एक पॉइंट के बाद जब हमने दूसरा डाला तो उसमें, तो ये चेंज करना हमने रोमन। अच्छा, इसी के बाद अगर रोमन के बाद भी हमें कोई सब हेडिंग देनी पड़ जाए तो इस तरह डाल दें, ABC वगैरह वगैरह, इसको कहते हैं आइडेंटेशन। सिंटेक्स क्या होता है, देखें, 4 5 6, उसके बाद यहाँ पर एक गैप डाला, ठीक है, यहाँ पे गैप डाला, फिर नेक्स्ट हेडिंग आ गई तो इसमें भी हमने गैप डाल दिया, इसको कहते हैं सिंटेक्स। तो ये प्रॉपर होना चाहिए, कंप्रिहेंसिव हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, ठीक है, प्रोग्रेशन हो उसमें, बिल्कुल एक तरतीब से चलना चाहिए, और इजीली रीडेबल हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, आइडेंटेशन और सिंटेक्स का ख्याल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ये एक रफ ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर का। अब मैंने आपको बताया सर कि हम इंट्रोडक्शन पर 1 से 2 या 3 लेक्चर्स करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ। इंट्रोडक्शन में होता क्या है कि इंट्रोडक्शन में हर वो चीज जो हम आगे ऐसे में बताने वाले हैं, वही इंट्रोडक्शन में हमने बताना है, ठीक है। अब वो जो पैराग्राफ है ना एक, उस पैराग्राफ को लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको आप, एक पैराग्राफ राइटिंग का उसूल ये होता है कि एक पैराग्राफ को भी तकसीम हम कर लें। कैसे? सबसे पहले उसको आप पार्ट्स बना लें। सबसे, जब भी हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो उसमें एक ग्रैबर होना चाहिए। ग्रैबर का मतलब, ग्रैब करने का मतलब होता है किसी की अटेंशन को खींचना। आप कोई स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें पैराग्राफ जैसे ऐसे स्टार्ट करें, कुछ शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, कोई आप अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। असद, अभी लेक्चर सुनते रहो, फिर आप से पूछेंगे कि लेट क्यों। चलें ठीक है सर। अच्छा जी, ग्रैबर, ठीक है। हम इंट्रोडक्ट ऐसे के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी पैराग्राफ होगा, कंक्लूजन होगा, ठीक है असद। और हमने आउटलाइन को थोड़ा सा बताया है कि आउटलाइन भी होती है। ये खैर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, फिर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। ठीक है सर। अच्छा, इंट्रोडक्शन जो है, वैसे तो ये फर्स्ट पैराग्राफ होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको ऐसे के एंड में भी लिख सकते हो। क्यों? एंड में लिखना भी एक एक तरह से फायदेमंद होता है, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में हर वो चीज लिखनी होती है जो कि हम अपकमिंग ऐसे में लिखने वाले हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम इंट्रोडक्शन तो लिख देते हैं, लेकिन ऐसे के लिखने के दौरान हमें कुछ बहुत सारी पॉइंट्स ऐसे जहन में आ रहे होते हैं जो कि हम बाद में लिख देते हैं, फिर इंट्रोडक्शन में वो मिस हो जाता है। खैर, इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक सेकंड। अच्छा जी, ये समझ आ गया। अच्छा, इसमें ना ग्रैबर होता है, ट्रांजिशन होती है, समरी, थीसिस स्टेटमेंट। इनको आपने अच्छी तरह से वैसे फिलहाल देख लेना है, क्योंकि जब हम इंट्रोडक्शन पे एक कंप्लीट लेक्चर करेंगे तो ये ग्रैबर, ट्रांजिशन, समरी, थीसिस स्टेटमेंट एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर क्लियर होगा। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक बात की है, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, तरतीब से चले आपस में, उसको हमने जोड़ना है। ग्रैबर से समरी की तरफ आएंगे, समरी से थीसिस स्टेटमेंट की तरफ आएंगे, तो दरमियान में ट्रांजिशन यूज करने हैं, जिस तरह हाउ एवर, इन एडिशन टू, कंसिक्वेंटली, ये ट्रांजिशंस होती हैं। हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपने आप को। क्लियर होगी बात? अब आते हैं थीसिस स्टेटमेंट पे। थीसिस स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये वो 2 3 जुमले हैं, ठीक है, जिनको हम एक साथ जोड़ते हैं अपना स्टांस लेने के लिए। मिसाल के तौर पे आप बताते हो कि जी ग्लोबल वार्मिंग वाकई बहुत डेंजरस चीज है, ये एक थीसिस स्टेटमेंट हो गई। आप बताते हो फेमिनिज्म की जो मूवमेंट्स चल रही हैं, तो आज के दौर के लिहाज से ये वाकई जरूरी है, फॉर एग्जांपल। वो हम फिर ऐसे करेंगे तो उसमें सिचुएशन के मुताबिक फिर स्टांस लेंगे अपना, ये थीसिस स्टेटमेंट होती है। अप्रोप्रिएटली नैरोड है, यानी कि हमने पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको 2 से 3 सेंटेंस में बताना है। ये थोड़ी सी, ये एक रन ऑन सेंटेंस होता है। अगर आपने मेरे ग्रामर वाले लेक्चर्स पढ़े ना इंग्लिश ग्रामर के, तो उसमें मैंने रन ऑन सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस वो बताए। तो इसमें ये होता है। दूसरा, ये कम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, इसका मतलब मुख्तसर और जामे।
इंटरप्रेट करें सेंट्रल आइडिया को कि ऐसे में हम लिखना क्या चाह रहे हैं, ये बात भी हो गई। अब आते हैं हम बॉडी पैराग्राफ की तरफ। बॉडी पैराग्राफ के चार पांच पॉइंट्स मैंने इसमें बताए हैं आपको कि बॉडी पैराग्राफ होंगे। आपको बताया कि जो अगर लेंथी हो जिस तरह सीएसएस में लिखते हैं तो मैक्सिमम उसमें 12 से 13 पैराग्राफ होने चाहिए। अगर शॉर्ट ऐसे जिस तरह हमने 40 नंबर का लिखना है अभी, तो 8 7 8 पैराग्राफ हमें फिर भी लिखने पड़ेंगे बॉडी पैराग्राफ। तो बॉडी पैराग्राफ हम लिखते क्यों हैं? क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट को प्रूफ करना होता है। थीसिस स्टेटमेंट वो जिसमें हमने स्टैंस ले लिया कि हाँ जी ये बात हो रही है। तो जब हमने स्टैंस ले लिया तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ को कैसे करेंगे? बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ का मकसद क्या है? थीसिस स्टेटमेंट। हम जब भी जो भी पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें हमने थीसिस स्टेटमेंट से रेलेवेंट बात करनी है, उसको टच देना है। असद आप ना अपना माइक म्यूट करें, शायद आपकी तरफ से साउंड आ रही है। ठीक है, फिर ओपन कर लेना जब मैं कहूँ। तो सेट ऑफ आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स देकर हमें थीसिस स्टेटमेंट को प्रूव करना होता है। जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, आपको हाँ जी 1970 में टेम्परेचर ये था, अब ये है, आर्गुमेंट हो गया। ठीक है, आप बताएं जी ग्लेशियर पिघल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आर्गुमेंट हो गया। अब इस पे पैराग्राफ लिख दें। तो ये आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हो, जिसमें आपने कहा था कि वाकई ग्लोबल वार्मिंग बड़ी डेंजरस है, तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ग्लेशियर क्यों डेंजरस है, ये हो गया आर्गुमेंट। प्रूफ भी कर दिया आपने, थीसिस स्टेटमेंट के साथ लेकर चले हो। एविडेंशियल सपोर्ट, हर पैराग्राफ, ये एक एक पैराग्राफ नहीं, हर पैराग्राफ में चीजें होनी चाहिए कि आपने अपने जो भी स्टांस ले रहे हो उसको आप फैक्ट्स, लॉजिक, एग्जांपल्स, केस स्टडीज से आपने उसको प्रूव करना है। जिस तरह मैंने अभी कहा कि 1870 में टेम्परेचर ये था, 1840 में ये हुआ, 1940 में ये हुआ, आजकल टेम्परेचर ये है फॉर एग्जांपल। तो आप इससे अपने डिफरेंट एग्जांपल से फैक्ट्स, फिगर्स, ठीक है, जो हम कलेक्ट करेंगे डिफरेंट टॉपिक के लिहाज से, तो उससे अप्रूव करना आपने। एग्जांपल और केस स्टडी से मतलब ये होता है, केस स्टडी ये है कि जी महातीर मोहम्मद इस सन में आए थे, उन्होंने करप्शन को इस तरह इस तरह इस तरह खत्म किया, ये केस स्टडी है। एग्जाम्पल क्या है जी? मिसाल के तौर पे जिस तरह इंडोनेशिया ने करप्शन को खत्म करके मुल्क की तरक्की की, हम भी कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल है। केस स्टडी में हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं, एग्जाम्पल में हम इतना डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ रेफरेंस देते हैं। लॉजिकल कनेक्शन, अब लॉजिकल कनेक्शन आपका एक जो पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ लिख रहे हो, उसका लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए थीसिस स्टेटमेंट के साथ, इंट्रोडक्शन के साथ, और एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ भी लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। जो बात आप करने जा रहे हो, क्या वो पिछले जो पहला जो पैराग्राफ लिख दिए उससे डिफरेंट ना हो। तो थीसिस स्टेटमेंट और पैराग्राफ के आपस में लॉजिकल कनेक्शंस होने चाहिए। ये लॉजिकल कनेक्शंस होते कैसे हैं आपस में? तो एविडेंस के जरिए से, एविडेंस सिमिलर होते हैं, एविडेंशियल सपोर्ट। ठीक है, जो थीसिस स्टेटमेंट में एक दूसरे के साथ जब हम एविडेंस मिलते हैं तो उससे पता लग जाता है कि जी ये लॉजिक्स, लॉजिकल कनेक्शंस मिल रहे हैं आपस में। एक पैराग्राफ एक आर्गुमेंट, वन पैराग्राफ वन आर्गुमेंट, 3 से 4 बातें नहीं करनी। ये प्रैक्टिस से आता है। मतलब हमारे पास टोटल मिलाकर 5 से 6 बातें होती हैं, वो हम हर पैराग्राफ में कर रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं करनी। एक बात एक पैराग्राफ। इससे फायदा क्या होता है? कि क्लैरिटी आती है एक पैराग्राफ में, पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, डोंट ड्रॉ चार्ट्स एंड डायग्राम। ठीक है, ऐसे में कभी भी चार्ट्स, डायग्राम्स वगैरह ड्रा ना करें। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़े दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो है वो करंट अफेयर का पेपर नहीं है, तो आप चार्ट्स वगैरह इसमें हरगिज ड्रा नहीं करने आपने। डाइवर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू देने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग है या मिसाल के तौर पे आप वेमन पे कोई आ जाता है ऐसे, तो आप पाकिस्तान से ही बात करते रहे, पाकिस्तान में और फीमेल्स के साथ ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। आप उसको बताएं कि जनाब हिस्ट्री से भी एग्जांपल दें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी दें फॉर एग्जांपल, यानी कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, और हिस्ट्री से दें, कंटेम्पोरेरी एग्जांपल्स दें, नेशनल दें, इंटरनेशनल दें। इसको कहते हैं डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, नेशनल, इंटरनेशनल वगैरह वगैरह। फिफ्थ पॉइंट है कि कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस भी देनी है आपने। फेमिनिज्म पे एक आर्टिकल, कोई भी ऐसे आ जाता है, तो आपका एक स्टांस होगा फेमिनिज्म सही है या गलत है। अब अगर आप कहते हो फेमिनिज्म सही है, तो कुछ लोग ऐसे भी तो है ना जो कहेंगे नहीं फेमिनिज्म गलत है।
ठीक है, आपका जो भी स्टांस हो वो आपका होगा। ठीक है, वो कोई भी टीचर आपका आपको नहीं कह सकता कि आपने कौन सा स्टांस लेना है, एक बात। अच्छा, तो अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हो फेमिनिज्म सही है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे फेमिनिज्म गलत है। आपने एक पैराग्राफ, एक या दो पैराग्राफ उनके भी लिखने हैं कि जो गलत कहते हैं कि फेमिनिज्म गलत है। तो फिर वो उनका क्या स्टांस है, वो क्यों गलत कहते हैं, एक बात। लेकिन आपने उनके स्टांस को प्रूव नहीं करना, आपने उनको वो जो आपने कहा कि हाँ वो गलत कहते हैं तो वो भी ठीक है, वो गलत उस नजरिए से कहते हैं तो वो ठीक है, नहीं नहीं, आपने बताना है कि वो फेमिनिज्म को गलत कहते हैं, फेमिनिज्म के अगेंस्ट हैं। तो आपने बताना कि वो अगेंस्ट तो हैं, लेकिन उनकी जो ओपिनियंस हैं वो अलाइन नहीं करती फैक्ट्स एंड फिगर से। आपने प्रूव करना है कि ठीक है वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उनके जो इंफॉर्मेशन है वो आउट ऑफ डेट है। ठीक है, वो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है। आपने लॉजिकली बताना है कि वो कहते तो हैं लेकिन ये बात इस तरह से ठीक नहीं है, वो तोड़ मरोड़ के बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का, जिस तरह से, जिस तरह आप यूं समझ लें कि टेररिज्म पे आ जाता है, एक्सट्रीमिज्म पे आ जाता है, पाकिस्तान सोसाइटी में जो एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब अगर मुस्लिम सोसाइटी ईसाइयों के चर्च को आग लगा देती है, तो फिर या एक दहशतगर्द है, ठीक है, वो बॉम्ब ब्लास्ट करता है, तो वो तो ठीक नहीं है ना। अब दहशतगर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, वो कहता है जी अमेरिका ने हमारे मुल्क पे कब्जा करते रहा है, अमेरिका, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं और जो भी है। लेकिन आपने बताना है कि अगर वो इस तरह करते हैं तो वो असल में वेल इन्फॉर्म नहीं है, आउट ऑफ डेट है। उनकी जो लॉजिक है अमेरिका के हवाले से, दुनिया के हवाले से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को वो गलत नजरिए से देखते हैं, इस तरह से आपने उनको, आपने उसको रद्द करना है, कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन देनी है लेकिन उसको रद्द करना है लॉजिकली, डायरेक्टली नहीं कहना कि वो गलत है। लास्ट पैराग्राफ होगा कंक्लूजन का, मोस्ट इमीडिएट इंप्रेशन होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये। पीछे अच्छा लिख दें, कंक्लूजन खराब हो जाए तो सब कुछ खत्म हो गया, समझ लिया। तो इफेक्टिव और लॉजिकल होना चाहिए। डू नॉट इंट्रोड्यूस एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है आपने इसमें, ठीक है, जो कुछ पहले लिखा वही अब लिखना है। और इसमें भी थीसिस स्टेटमेंट इसमें भी लिखनी है, और इसको क्या करना है आपने, रीफ्रेज और री एड्रेस करना है, ठीक है, दोबारा से इसको बताना है। जो कुछ भी हमने पॉइंट्स लिखे हैं उसको रीस्टेट करना है, यानी कि अपने अल्फाज में उसको दोबारा से बस ऐसे लिखना है। अच्छा जी, अब एपिलॉग का मतलब होता है लास्ट पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स हैं, कि जो हर पार्ट है, हर पार्ट ऐसे का, चाहे वो कंक्लूजन हो, इंट्रोडक्शन हो और बॉडी पैराग्राफ्स हो, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ऐसा ना करें कि इंट्रोडक्शन बिल्कुल शॉर्ट हो जाए, कंक्लूजन थोड़ा बड़ा हो जाए, इस तरह नहीं, तरतीब होनी चाहिए सब में, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन वगैरह, और आपस में तमाम के तमाम वेल नीटेड हो, जुड़े हुए, ठीक है, सेंट्रल आइडिया से इधर उधर ना हो। कीप द स्ट्रक्चर इन फ्लो, स्ट्रक्चर जो ऐसे का है उसको फ्लो में रखना है। ऐसे का स्ट्रक्चर इन फ्लो का मतलब क्या है, जिस तरह मैंने अभी बताया था कि हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद कंटेम्पोरेरी एग्जांपल्स, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल की, फिर नेशनल लेवल की, फिर लोकल एग्जांपल्स, तो ये फ्लो है। अच्छा, इसके अलावा फ्लो जो होता है वो ट्रांजिशंस का होता है। एक ऐसे लिखोगे, एक पैराग्राफ लिखोगे, दूसरा लिखोगे, तीसरा लिखोगे, उनके दरमियान आपस में वो जुड़े होने चाहिए। वो जुड़े कैसे होंगे, लॉजिकल ट्रांजिशंस की मदद से। यानी कि एक के बाद दूसरा पैराग्राफ जब आएगा तो अजनबी ना लगे कि यार ये अभी कोई बात कर रहे थे, ये यकदम से क्या बात कर ली, नहीं, उसमें ना फ्लो आना चाहिए, यकदम से कोई बात ना हो, एक बात, एक सेंटेंस दूसरे से जुड़ा हुआ हो, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा हो। कैसे, बिटवीन इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के दरमियान लॉजिकल ट्रांजिशंस हो। ट्रांजिशंस जैसे मैंने बताया था कि कंसिक्वेंटली, हाउएवर, इन फैक्ट, ठीक है जी, इस तरह की ये ट्रांजिशंस होती हैं। इससे क्या होता है, स्ट्रक्चर कॉन्टेक्ट रहता है, इंटैक्ट रहता है, यानी कि मजबूत रहता है, सालिम रहता है। हर प्रीवियस पैराग्राफ और फॉलोइंग पैराग्राफ्स के दरमियान ट्रांजिशंस होनी चाहिए। और कैटेगरीज ऑफ आर्गुमेंट्स ये भी मैंने बता दिया, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, कंटेम्प्रेरी, इंडिविजुअल्स, इन नेशंस, ठीक है जी, इंटरनेशनल, ये सारी की सारी आपस में इसमें फ्लो हो, और फ्लो जो है वो जुड़ा हो लॉजिकल ट्रांजिशंस की मदद से। अच्छा जी, समरी देखते हैं हम।
और उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन लूंगा, फिर आपको असाइनमेंट देता हूँ। ठीक है जी। आउटलाइन के बारे में पढ़ा, कंप्रिहेंसिव हो, ठीक है जी, उसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, वगैरह वगैरह। इंट्रोडक्शन में ग्रैबर्स, ग्रैबर से आपने स्टार्ट करना है, थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। इसके डिफरेंट तरीके हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाजू का थीसिस स्टेटमेंट भी आप पहले लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बॉडी पैराग्राफ, जिसमें एविडेंस आपने ऐड करने हैं, ठीक है। वन पैराग्राफ वन आइडिया, हर पैराग्राफ में फैक्ट्स हों, लॉजिक्स हों, और दूसरी बात, आपने चार्ट्स वगैरह नहीं बनाने। डाइवर्स आर्गुमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। ओपोजिंग व्यूज भी आपने देने हैं आखिरी एक दो पैराग्राफ में, और उनको लॉजिकली रेफ्यूट करना है। फिर लॉजिकल ट्रांजिशंस, स्ट्रक्चर प्रोग्रेशन लॉजिकल होनी चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए बिल्कुल आर्गुमेंट्स के हवाले से। ये हमारी होगी समरी। तो चलें, अभी आप इसके यहाँ तक जो कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट ऐसे भी दूंगा और असाइनमेंट्स भी बताऊंगा। वाले जो यूट्यूब पे दिए हुए इंग्लिश वाले लेसन वो शुरू कर दें, शुरू करना तो शुरू कर वो दें। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा साथ के साथ ना। अच्छा। अच्छा, अब मेरी बात सुने, मैं आपको आर्टिकल्स शेयर करूंगा, ठीक है, कुछ डेली बेस पे। ठीक वो जो है। आर्टिकल्स होंगे ना, वो जो कि मैंने कुछ ये इंपॉर्टेंट एसेज जी, जाहिर है इन्हीं में से कुछ आता है। तो जो भी हमारा फोकस होगा, क्योंकि अखबार के आर्टिकल्स वगैरह हम पढ़ेंगे, आप भी पढ़ते हैं, उर्दू में भी पढ़ते हो, तो आपका फोकस होना चाहिए कि इन टॉपिक्स से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना, उस पर आपने फोकस करना है बस। कलेक्ट कर लेनी है उस हाँ, इधर इंफॉर्मेशन उधर की को। बात नहीं करनी, इमरान खान की गवर्नमेंट ऐसी थी, केपी में ऐसा हो रहा है, वगैरह वगैरह, इसको छोड़ो। नहीं नहीं। अब ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट ऐसे क्या है, वेमन एम्पावरमेंट, वेमन पर, ठीक है, सदाबहार ऐसे हैं ये सारे। इन्वायरमेंटल जी। पोल्यूशन पर, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, ये चीजें हैं। तो ये ये, चीज तो आती है। हाँ, इसका डाटा अब ये जंग अखबार से नहीं मिलता होता। डेमोक्रेसी, गवर्नेंस पर ये जंग, जो हमारे लोकल न्यूज़पेपर्स हैं वो तो इन चीज़ों पे नहीं लिखते। तो हमें वैसे ही कोई आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जो रेलेवेंट डाटा होगा ना, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इकोनॉमी पे, ये तो मिल जाते हैं, हमारे अखबारों में होते हैं। अच्छा जी, क्या कहता है, 16% रहेगी, पता नहीं कितना टाइम रहेगा सर, 5 मिनट रह गए होंगे। आईएमएफ, ठीक है, हमारे इसका डाटा होना चाहिए। नेचुरल डिसास्टर्स, क्योंकि फ्लड वगैरह बहुत आ रहे हैं, तो इसके हवाले से होना चाहिए हमारे पास डाटा। नेचुरल डिसास्टर्स, सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट ऐसे है। तो वक्तन ये जो आपको डेली बेस पे मैं आर्टिकल्स शेयर करूंगा, उसकी समरी भी बनवाऊंगा, ठीक है। तो वो इन्हीं से रेलेवेंट होगा, जो आप अगर एक्स्ट्रा स्टडी कर पाए तो इनसे रेलेवेंट आपने पढ़ना है। अब आपकी असाइनमेंट्स जो होंगी वो मैं खुद ये शेयर भी करूंगा, ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज डेली चलेगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक बुक है, तो उसी के मैं ना डिफरेंट पेज शेयर करूंगा, तो वो 2 महीने में एंड हो जाएंगे। 2 महीने में, यानी कि इतनी, उसका फायदा आपको ये होगा कि आपको लिखना भी आएगा, आपकी इंग्लिश भी दुरुस्त होगी, और ट्रांसलेशन भी आपको आएगी। तो वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, जो भी करना होगा। उर्दू टू ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन है सर। हाँ, उर्दू टू उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश है ना सर उर्दू टू इंग्लिश, ट्रांसलेशन। ठीक है। ठीक है। अच्छा, वो जो ग्रामर के मेरे लेक्चर्स हैं, वो आप चाहे स्टेप बाय स्टेप वहां से देख लें लेक्चर्स। अदरवाइज मैं ये थोड़ी थोड़ी असाइनमेंट लेक्चर्स के नोट्स की सूरत में ग्रुप में शेयर करूंगा, तो ये आपने करनी है, मैंने आपसे पूछना भी है, ठीक है। ठीक है। थोड़े थोड़े पार्ट्स होंगे उसमें, तकरीबन 1 महीने में सारे रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपका 10 से 15 नंबर का करेक्शन का क्वेश्चन आएगा। ग्रामर ठीक करना भी जरूरी है, और करेक्शन का क्वेश्चन भी आना है, ठीक है। थोड़ी सी। अच्छा, एक आर्टिकल है पाकिस्तान पॉवर्टी क्राइसिस, ये मैं शेयर करूंगा आपके साथ ग्रुप में, आपको ना भी सेंड कर दूंगा। आपने इसकी समरी बनानी है, इसके मेन पॉइंट्स लिखने हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स वो मैं साथ ही इसमें ऐड कर दूंगा, कुछ ऐड कर दूंगा, कुछ आप देख लेना। और फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये आपने नोट्स बनाने हैं अपने रजिस्टर पर, फिर मुझे असाइनमेंट सेंड भी करनी है। ठीक है। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज का जो पैराग्राफ होगा वो भी आपने ट्रांसलेट करके मुझे सेंड करना है, ये भी मैं चेक करूंगा कल, ठीक है। कल आप 4-5 बजे तक ये सेंड कर देना जो भी होंगे। और आखिर ठीक में है। 8 से 10 ईडियम्स होंगे, वो भी मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है। और वो आपने इसके सेंटेंस बनाकर फिर मुझे सेंड करने हैं।
ठीक हो गया? सेंटेंस सेंटेंस सर नेट से तो नहीं देखना है, अपनी तरफ से बनानी है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नेट क्वेश्चन है। बस नहीं यही है सर। कि हम लिखना आ जाए, कोशिश करेंगे, आप असाइनमेंट दें। हम्म। नहीं, आ जाएगा आ ये सर जाएगा। ये ट्रांसलेशन वाला आज ही भेज देंगे, शुरू कर दें लिखना सब इनको। सब कुछ आज भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा। ईडीएम्स मैंने अभी नहीं कलेक्ट किए, ये मैं शायद थोड़ी देर तक भेजूं। बाकी सब ठीक है। अभी भेज दूंगा क्लास एंड होते ही। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।